जय भारत। रेडिकल एक्सिस, दो सर्कल के रेस्पेक्ट में एक टर्म आती है रेडिकल एक्सिस। क्या होता है आज देख लेते हैं। ये क्या है? पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। मतलब ऐसे पॉइंट का लोकस है ये जहाँ से हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढेंगे दोनों सर्कल के लिए। तो वो लेंथ कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मान लेते कि ये पॉइंट, ये पी पॉइंट मैंने अगर यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये जो लेंथ है तुम्हारा पी से लेकर आर तक का डिस्टेंस, और ये जो लेंथ होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इसके बीच का होता है ना, तो ये क्यू है। तो क्या होना चाहिए? तो ये पी क्यू का और पी ए का जो आंसर, पी आर का जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ठीक है। तो इस पॉइंट का जो लोकस बनेगा वो तुमको ढूंढना होता है। तो इसको अगर तुमने एक केस में तो एच कोमा के बोल देते हो समझो। ठीक है। तो एच कोमा के से लेकर इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाता है? अगर तुमको इसका इक्वेशन मालूम है तो तुम क्या करोगे? एच कोमा की इक्वेशन में रखोगे, मतलब रूट इसका लेंथ होता है। सिमिलरली इसका लेंथ कितना होना चाहिए? ये होगा रूट ऑफ एस वन। मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर रखेंगे तो उधर से तुमको क्या मिलने वाला है? इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट मिलेगा। दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा उसका रेडिकल एक्स का इक्वेशन। ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये तो पहले वाले इक्वेशन का अंदर ये एच कोमा के रख देंगे तो एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हमारा एस है ये वाला। ठीक है। तो ये आ जाएगा 2g इंटू होगा एच प्लस होगा 2 इंटू के इंटू 2f इंटू के होगा 2f इंटू के, और हो जाएगा प्लस सी। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा तुमको? इसके आगे वाला ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे पी क्यू, हो ना। पी क्यू कैसे? इसका अगर इक्वेशन तुम अगर एस डैश मान रहे हो तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, 1 इंटू होगा एच प्लस होगा 2 इंटू एफ 1 इंटू होगा के प्लस हो जाएगा सी वन। सही है क्या? ये जो पॉइंट है हमने इस इक्वेशन में रख दिया। इसका इक्वेशन एस डैश था ना, ये पॉइंट इसमें रख दिया। अब सिंपलीफाई कर लो, स्क्वेयरिंग तो करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर को स्क्वायर रूट को उड़ा देना है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट उड़ जाएगा दोनों साइड का। तो देखने के बाद इसके बाद ये जो एच स्क्वायर के स्क्वायर दिख रहा है तुमको और यहाँ पे भी एच स्क्वायर के स्क्वायर दिख रहा है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे 2g h दिख रहा है, यहाँ पे 2g1 h दिख रहा है। अगर इसको कॉमन ले लेंगे क्या निकलेगा? g माइनस जी डैश इंटू एच हो जाएगा ये। फिर ये 2f1 के को भी इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स f माइनस हो जाएगा f1, और दोनों की इसके अंदर से कितना कॉमन आ गया? के कॉमन आ गया, और हो जाएगा सी माइनस होगा सी डैश, और इक्वल्स टू सी डैश नहीं है सी वन है वैसे वो। ठीक है। तो सी वन, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा लोकस। तो एच कॉमा के को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स साइन वाई लिख देंगे। तो यहाँ पे तुम एक्स लिख देना और यहाँ पे तुम वाई लिख देना। तो ये होगा तुम्हारा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। क्या दिख रहा है ये आपको? ये है स्ट्रेट लाइन, है ना। मतलब रेडिकल एक्सिस जो होगा तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन होती है। ओके। और ये आकार कैसे रहा है देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स को इक्वल करने के बाद ये लाइन का इक्वेशन बन रहा है। अच्छा, ये एक बात आपको समझ में आ रही है कि ये जो इक्वेशन, तो तुम एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस, सीधा सीधा इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशंस में से। ठीक है। तो भी वही इक्वेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ देख लो, जब सब्ट्रैक्शन करना है इन दोनों का तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 2gx माइनस 2g1x, तो 2 कॉमन आएगा, जी एक्स कॉमन आएगा, तो यही टर्म बचेगा। 2f और 2f इसमें भी कॉमन है, तो जब कॉमन ले लेंगे तो ये वाली टर्म बचेगी, c माइनस सी वन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये तो हो गई तुम्हारे मतलब जो पीछे जो चल रहा है वो सीन। लेकिन अगर तुमको अगर रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकाल देना है, तो रेडिकल एक्सिस का अगर इक्वेशन निकाल देना है तो सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पे हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला जो इक्वेशन है तुम्हारा सर्कल का और जो दूसरा इक्वेशन है सर्कल का, उस दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो और इक्वल्स टू 0 कर दो। बस ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। शर्त ये है कि इधर से लाइन जनरेट होना चाहिए, इधर से लाइन का इक्वेशन जनरेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लेते कि तुम्हारा यहाँ पे इस सब्ट्रैक्शन करते वक्त इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, इसका भी 2 था और इसका भी 2 था। अब इसमें सब्ट्रैक्शन करके देख लो कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर बचेगा, बाकी जो भी बचेगा। ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ही नहीं, बराबर ना। तो इसका मतलब ऐसा अगर कोई केस हो जाता है तो तुम एक तो इसको 2 से डिवाइड कर लो
या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म को कैंसिल कर दो तुम बस। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म अगर कैंसिल हो जाती है तो जाके जो इक्वेशन बन जाता है वो किसका होगा, रेडिकल एक्स का होगा। रेडिकल एक्स से एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि वहाँ से इस सर्कल का लेंथ और यहाँ से इस सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बात को समझ रहे हो क्या? ठीक है, अब इसके क्या मतलब क्या इतना इम्पोर्टेंट क्या है ये चीज़, रेडिकल एक्सिस जो होता है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है जो सर्कल को, सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको। मतलब अगर ये तुम्हारा अगर सर्कल है और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस निकाल रहे हैं, तो रेडिकल एक्सिस तो क्या होगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जहाँ से दोनों सर्कल का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। अगर ये हमारा रेडिकल एक्सिस है तो इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, S1 माइनस S2 इक्वल 0। S1 क्या है, S1 मतलब इस सर्कल का इक्वेशन है, S2 क्या है, इस S2 इस सर्कल का इक्वेशन है। तो जब ये जो रेडिकल एक्सिस है, अगर मैं इस सेंटर से लाइन जो निकाल लेता हूँ तो सेंटर से जो लाइन आएगी ये वाली, ठीक है, तो इन दोनों को ये हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा बोल रहा है वो, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, कैसे, देखो इसी प्रॉब्लम में कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे आपको तुमको मिल रहा होगा कि ये जो सर्कल है उसका अगर इक्वेशन तुम ये बोल रहे हो, ये जो सर्कल है उसका अगर इक्वेशन ये नीचे वाला बोल रहे हो, तो इसका सेंटर तो मिल गया तुमको, क्या होगा, -g-f। इसका भी सेंटर मिल गया क्या, -g1 - f1। क्या तुमको तुमको यस और यस डैश से जो यस और यस डैश जो सर्कल उसका सेंटर की से जो लाइन पास कर रही है उसका स्लोप मिल जाएगा क्या, बोलो कितना आ रहा है, तो ये बन जाएगा एफ माइनस होगा F1 डिवाइड बाय होगा G-G1। क्या किया मैंने, -f माइनस माइनस प्लस एफ, ऐसा हो गया, -G1 माइनस माइनस प्लस जी, ऐसे तो G-G1 और F-F1, ऐसा कोई तुम्हारा क्या बन गया कि ये बन गया सेंटर से जो लाइन पास कर रही है ना उसका स्लोप है ये, ठीक है ना, सेंटर से लाइन पास करने वाला स्लोप है। और रेडिकल एक्सिस तो तुम्हारा यहाँ से आ गया है, सही है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, रेडिकल एक्सिस का जो स्लोप आएगा वो आएगा -b/a, मतलब होगा -G-G1 डिवाइड बाय F-F1, ऐसा होगा ये। अब देख लेना तुम कंपेयर करके, ये जो स्लोप आया और ये जो स्लोप आया, क्या ये दोनों का प्रोडक्ट -1 हो रहा है क्या, देखो G-G-1 ये नीचे है ये ऊपर है, F-F1 ये नीचे ये ऊपर है ये नीचे है, आपस में कैंसिल होगा और यहाँ पे एक माइनस आ गया, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, हमेशा -1 आएगा। मतलब ये हमेशा परपेंडिकुलर लाइन्स होंगे, ठीक है, मतलब सेंटर से पास करेगी जो लाइन उसी को ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमने बोल दिया। ठीक है, रेडिकल एक्सिस जो होता है बाइसेक्ट करेगा कॉमन टेंजेंट्स को। क्या बोलना चाहता है कि जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे, जैसे कि मान लेते हैं इसी चीज़ की बात करते हैं, है ना, तो ये अगर हमने क्या कर लिया, ये दो सेटअप अगर बना लेते हैं सर्कल के लिए, दो सर्कल हमारे पास दिया है और ये क्या है, तो उसका अगर एक रेडिकल एक्सिस बना लेते हैं। रेडिकल एक्सिस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइन जिस जहाँ से दोनों सर्कल का जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो सेम होना चाहिए, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिकल एक्सिस। अब बोला क्या उसने कि जो रेडिकल एक्सिस है ना ये वाला, अगर मान ले तो इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, फिर तुमको S1 - S2 = 0 ऐसा मिलेगा। अगर तुम क्या करते हो कि लेंथ ऑफ, मतलब यहाँ से क्या करते हो कि कॉमन टेंजेंट बनाते हो, तो ये हो गया एक तुम्हारा पहला कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला कॉमन टेंजेंट। फिर ये दूसरा होगा, जितने भी कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे उतने बना लो, तो एक इधर से एक ऐसा तीसरा बनेगा और एक इधर से एक चौथा बनेगा, ठीक है। तो बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है कि ये जो लेंथ है PQ, ठीक है, और ये लेंथ जो RS, और ये जो लेंथ है AB, और ये जो लेंथ है CD, क्या होगा कि जो रेडिकल एक्सिस है वो हमेशा ही ये लेंथ, अगर इसको मान लेते कितना कट कर रहा है, S और T में कट कर रहा है ये, और ये अगर कुछ भी X में कट कर रहा है, तो इधर का जो लेंथ होगा और इधर का लेंथ हमेशा सेम होगा, ऐसा बोल रहा है वो तो साफ साफ बात है। रेडिकल एक्सिस का मतलब ही वही है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ ऑफ टेंजेंट का डिस्टेंस सेम ही होना चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, या ये इस पूरे लाइन के ऊपर के जितने पॉइंट्स है वहाँ से इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट और इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम ही होगा। ये तो साफ साफ बात है, ये तो डेफिनेशन ही है। इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, और ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, ठीक है, और ये नीचे वाला भी, ये भी सेम होगा, ठीक है। वही तो डेफिनेशन है इसकी। मतलब क्या हुआ, रेडिकल एक्सिस जो होगा कॉमन टेंजेंट्स को हमेशा बाइसेक्ट करेगा, ठीक।
रेडिकल एक्सिस नीड नॉट ऑलवेज पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर रेडिकल एक्सिस है, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर इक्वल है इनका, तो उनको ऐसा लगता है कि फिर ये जो सेंटर्स अगर बना लेंगे हम लोग सेंटर्स, क्योंकि अगर ये मतलब दोनों तरफ के बीचों बीच से लाइन पास करेगी ऐसा उनको लगता है। तो वो क्या करते हैं कि इसका सेंटर बना लिया और इसका सेंटर बना लिया, इसका मिड पॉइंट बना लेते हैं, क्योंकि तुमको तो मालूम ही चल गया था अभी कि ये सेंटर से जो लाइन पास करती है उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, रेडिकल एक्सिस होती है। तो क्या करते हैं वो लोग कि सेंटर C1 मालूम कर लेते हैं, सेंटर C2 मालूम कर लेते हैं, उसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और यहाँ से लाइन पास करवाते हैं इसको परपेंडिकुलर, और बोलते हैं कि ये रेडिकल एक्सिस होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर तुम यहाँ से टेंजेंट खींचोगे तो ये वाला और ये वाला लेंथ सेम नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये नहीं चलेगा, ये होता ही नहीं वैसे ऐसा। ठीक है, तो ऐसा गलत अजम्पशन नहीं कर लेना। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस कभी भी सेंटर्स के मिड पॉइंट से पास नहीं करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स ज्योमेट्रिकली। क्या होता है कि जैसे कि दो सर्कल्स है, ये कैसे कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली क्या कर रही है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। ये जो सर्कल्स है वो इंटरनली टच कर रहे हैं। ओके, कंडीशन याद आ रही है क्या? सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एग्जैक्टली R1 माइनस R2 के बराबर होना चाहिए इसके लिए, और इन एक्सटर्नल टच करने के लिए सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में जो कॉमन टेंजेंट मिलेगा, कॉमन टेंजेंट मतलब जो सर्कल जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ से पास करने वाली कॉमन टेंजेंट क्या होता है, वही रेडिकल एक्सिस होती है। इसका मतलब ये वाली टेंजेंट नहीं, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट की बात नहीं चल रही है। ठीक है, ये वाली टेंजेंट की बात नहीं चल रही है। जो कॉमन टेंजेंट बनेगा जहाँ से दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस टेंजेंट का इक्वेशन जो आएगा, या फिर ये जो इक्वेशन, ये जो टेंजेंट है वो भी क्या है, तुम्हारा रेडिकल एक्सिस है। इसलिए तुम इसका जब इक्वेशन निकालोगे तो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 ऐसे आएगा सीधा सीधा। तो तुमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो बस मतलब ये डेफिनेशन ही है ना, यहाँ से लेकर टेंजेंट और यहाँ से टेंजेंट जो होगा उसका लेंथ सेम आएगा। बस अगर चेक करना तो चेक करके तो देख लो। ठीक है, इसमें भी रेडिकल एक्सिस जो होता है वो भी कॉमन टेंजेंट ही होगा। मतलब ये जो लाइन है इंटरनल टेंजेंट, मतलब दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरनल टच करते हैं तो जहाँ पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट बनेगा, ये की टेंजेंट पॉसिबल है इसमें, तो इसे तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो भी एक रेडिकल एक्सिस बनेगा, और उसका भी इक्वेशन हम लोग S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे दो केस में तो आराम से टेंजेंट की निकल गए फिर कॉमन। एक तो टच करने वाले पॉइंट पे, दोनों जगह पे टच करने वाले पॉइंट पे ही हम लोग टेंजेंट बता रहे हैं। ठीक है, कैसा होगा ये, S1 माइनस S2 इक्वल 0, मतलब रेडिकल एक्सिस होगा। फिर एक तीसरी केस आती है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से दो पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको मैं अगर ए और बी अगर बोल दूँ, तो ये बी के वजह से ये बी से जो पास करेगी लाइन, ये कैसा एक क्वाड बनेगा। ठीक है ना, ये बी से पास करने वाला एक क्वाड बनेगा। अब ये जो क्वाड है वो सेंटर C2 जिस सर्कल का है वो उसका भी क्वाड है। सेंटर C1 जिस सेंटर C1 जिस सर्कल का ये सर्कल दिया हुआ है उसका भी एक क्वाड है ये भी। तो इसका मतलब क्वाड ये भी दोनों सर्कल के अंदर है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉमन क्वाड। और इस वाले केस में कॉमन क्वाड जो होता है वो भी एक रेडिकल एक्सिस होता है। मतलब कॉमन क्वाड का भी अगर तुमको इक्वेशन निकालना है तो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो तीन केस में तुमको डायरेक्ट 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 रेडिकल एक्स का एप्लीकेशन दिख रहा है। अगर तुमको दो सर्कल अगर एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो तो टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन रेडिकल एक्स होता है, इसमें भी सेम। और अगर यहाँ पे दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट में, तो उनसे जो कॉमन क्वाड बन रहा है वो भी एक रेडिकल एक्सिस ही होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। रेडिकल सेंटर क्या होता है? देखो रेडिकल सेंटर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास तीन सर्कल दिया जाएगा, S1 S2 S3, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है आपको। ठीक है, तो तीन सर्कल देने के बाद तुमको बोला जाएगा कि इसका रेडिकल सेंटर निकालो। तो रेडिकल सेंटर का मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से इस सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट और इस सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होता है। मतलब तीनों सर्कल से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल देता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट जो कि इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट ऐसा, इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट और इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर इक्वल निकालना है तो वो पॉइंट तो हमेशा रेडिकल एक्सिस के ऊपर ही आएगा फिर। क्यों? तीनों रेडिकल एक्स के ऊपर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस रेडिकल एक्स का मतलब कितना हो गया कि इसके पॉइंट से इस दोनों का जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इक्वल है। इस पॉइंट इस रेडिकल एक्स का मतलब क्या होगा कि इसका इस
सर्कल और इस सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट इस लाइन से इक्वल है। यहाँ पे इस सर्कल और इस सर्कल के लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस लाइन हमेशा इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर तुमको क्या करना है कि तुमको दो दो पेयर में नहीं देखना है, तुमको तीनों तीनों का कंबाइन देखना है कि तीनों सर्कल से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल कब होगी, जब ये तीन लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से ना। तो इसीलिए क्या होगा कि ये जो तीनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वो पॉइंट तुमको ढूंढना पड़ेगा, वही तुम्हारा रेडिकल सेंटर होगा। सही है क्या? तो इसका मतलब तुम क्या करोगे, लाइन एल का इक्वेशन निकालोगे। लाइन एल का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये निकलेगा S1 माइनस S2 इक्वल 0। इन दो सर्कल का डिफरेंस ले लो, यही तुम्हारा रेडिकल एक्सिस है। फिर लाइन एम का इक्वेशन चाहिए। लाइन एम का इक्वेशन कैसे आएगा, S1 माइनस S3 इक्वल 0। ये दो लाइन का डिफरेंस ले लो तो ये इसका रेडिकल एक्सिस मिल गया। और एन जो पॉइंट है, एन जो लाइन है, उसका जो इक्वेशन आएगा कितना आएगा, S2 माइनस S3 इक्वल 0। तो इन दोनों का भी रेडिकल एक्सिस निकाल दो। अब ये तीन तुम्हारे इक्वेशन आ गए। ठीक है, रेडिकल सेंटर जो है इसके ऊपर भी होना चाहिए, इसके ऊपर भी होना चाहिए, इसके भी ऊपर भी होना चाहिए। मतलब ये इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वही तुम्हारा रेडिकल एक्सिस होगा, रेडिकल सेंटर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें से कौन से भी दो लाइन को सॉल्व कर लो, कौन से भी दो लाइन को सॉल्व कर लो, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होगा वही हमारा रेडिकल सेंटर होगा। ठीक है, रेडिकल सेंटर का एक सीधा सीधा मतलब ये है कि वहाँ से तीनों सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेडिकल सेंटर कैन बी फाउंड बाय सॉल्विंग S1 S2 S3। बस ये तो हमने बोल ही दिया है कि S1 माइनस S2 को इक्वल करो तो S1 माइनस S2 बन जाएगा। ये S2 इक्वल टू S3 कर लिया, मतलब S2 माइनस S3 बन गया, तो दो रेडिकल सेंटर बन जाए, रेडिकल एक्स बन जाएंगे और उसको सॉल्व करने से रेडिकल सेंटर मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज अ डायमीटर। मतलब क्या है कि तुमको क्या करना है कि एक ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल है। अब तुमको करना क्या है कि हर एक साइड के ऊपर, हर एक, ये जो साइड है ए बी, साइड ए बी है, तो ए बी के ऊपर एक, ए बी को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना है। देखो जैसे इसमें बोला गया, इसमें लिख कर किया गया है। तो ये जो सेंटर, ये जो सर्कल C1 बोल रहा हूँ मैं या फिर S1 बोल रहा हूँ, तो जो S1 सर्कल है इसका डायमीटर ए बी है। ठीक है, फिर ए सी को भी एक, ए सी को डायमीटर मान के एक और सर्कल बना लो। मतलब ये सी को डायमीटर मान के एक सर्कल जो बन गया वो है S2। ठीक है, फिर बाद में बी सी को डायमीटर मान के भी एक सर्कल बना दो, यहाँ पे बनाया नहीं है लेकिन बना दो। तो बनने के बाद तीन सर्कल बन गए तुम्हारे पास। ठीक है ना, एक इधर बनेगा, इस लाइन को डायमीटर मान के एक बनेगा, इस डायमीटर को मान के एक बनेगा, और इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बनेगा। तो तीन सर्कल बन गए। जब तीन सर्कल बन गए तो उसका जो रेडिकल सेंटर आएगा, जिसके डायमीटर हम लोग ये ट्रायंगल के साइड से ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जो तीन सर्कल्स है जिसका डायमीटर क्या है, ये तीनों सर्कल के तीनों, ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स है, तो उसका रेडिकल सेंटर हमेशा इसका अर्थो सेंटर आएगा। ट्रायंगल ABC का अर्थो सेंटर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज अ डायमीटर इज द अर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का जो अर्थो सेंटर होगा वही तुम्हारा रेडिकल सेंटर होगा, रेडिकल सेंटर होगा। ठीक है, तो अगर तुमको किसी ट्रायंगल का अगर क्या निकालना है, अर्थो सेंटर निकाल देना है, तो भी तुम क्या करोगे, तो भी तुम इस साइड, इस ये बी का अगर तुमको क्या मालूम है, अगर मान लेते कि ए बी का तुम्हारे पास क्या मालूम है, इक्वेशन मालूम है, या फिर ये और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो ये ए बी के ऊपर डायमीटर मान के सर्कल बना लो, बी सी के ऊपर डायमीटर मान के सर्कल बना लो, और ये सी को डायमीटर मान के सर्कल बना लो, और तीनों का जो सर्कल है उसका रेडिकल सेंटर निकाल दो, वही तुम्हारा इसका अर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो दोनों, अगर अर्थो सेंटर निकालना तो तुम ये वाली मेथड, रेडिकल एक्सिस वाली मेथड लगा सकते हो, या फिर रेडिकल एक्सिस का मतलब रेडिकल सेंटर मालूम है तो भी इसका तुम अर्थो सेंटर तो वही होगा ये बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे जो मेथड बेस्ट लग रही है वो तुम यूज़ कर लो। ओके, एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रेडिकल सेंटर की। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो क्या है यहाँ पे कि तुमको तीन सर्कल तो दे दिया, चलो यही डायग्राम ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो था ना, ऐसे तुमको तीन सर्कल दे दिया है, ये वाला। ठीक है, ये एक पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। अब तुमको करना क्या है कि तुम इन तीनों सर्कल को एक ऑर्थोगोनल सर्कल हो ऐसा तुमको सर्कल बनाना है। तीनों सर्कल को एक ऑर्थोगोनल सर्कल बनाना है। तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनल मतलब एक ऐसा सर्कल जो कि तीनों सर्कल को टच कर रहा होगा, ऐसा सर्कल जो कि तीनों सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, तीनों सर्कल को टच करने के टच नहीं, इंटरसेक्ट करना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए,
कि उसको 90 डिग्री में कट भी करना चाहिए। अगर ऐसा कोई सर्कल तुम बना सकते हो, ठीक है, तो जैसे मान लेते कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, अभी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, अभी कर गया इंटरसेक्ट, ठीक है ना। तो ये सर्कल है, अब इसका ये अगर क्या होता है कि समझ में मान लेते कि 90 डिग्री अगर यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सर्कल तीनों सर्कल का ऑर्थोगोनल हो गया। और तुमको अगर ऐसे सर्कल का अगर इक्वेशन निकालना है जो कि तीन सर्कल को ऑर्थोगोनल होता है, जो गिवन तीन सर्कल्स है उसको अगर ऑर्थोगोनल होता है, ऐसा अगर सर्कल का अगर तुमको इक्वेशन ढूंढना है, तो उसका जो सेंटर होगा, जो ऑर्थोगोनल सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ये जो रेडिकल सेंटर है वही होगा। तुम्हारा जो रेडिकल सेंटर है वही तुम्हारा क्या होगा, उस ऑर्थोगोनल सर्कल का सेंटर होगा। और जो रेडियस होगा किसका, ऑर्थोगोनल सर्कल का, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये होगा कितना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी सर्कल फ्रॉम रेडिकल सेंटर। ये जो होगा तुम्हारा क्या होगा कि उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री गिवन सर्कल्स विल बी द सेंटर ऑफ फोर्थ सर्कल विच कट्स ऑल द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली। रेडिकल सेंटर ही क्या है कि चौथे सर्कल का जो कि तीनों को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है उसका सेंटर हो सकता है। एंड रेडियस क्या होगा, जो फोर्थ सर्कल है, मतलब जो ये जो गिवन थ्री सर्कल है उसको क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो जो रेडियस होगा तुम्हारा वो कितना होना चाहिए, वो रेडियस होगा देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री गिवन सर्कल्स टू एनी ऑफ दी सर्कल्स। मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा रेडिकल सेंटर से वही तुम्हारा रेडियस होना चाहिए, और सेंटर तो हो गया तुम्हारा रेडिकल सेंटर। तो ये तुमको सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो तुम इस ऑर्थोगोनल सर्कल का इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये है इतना थ्योरी पार्ट रेडिकल एक्सिस का और रेडिकल सेंटर का। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि रेडिकल एक्सिस जो है सर्कल्स का, ये पहला सर्कल दूसरा सर्कल ये टच कर रहा है ये तीसरे सर्कल को, तो हमको बताना है कि ये जो वैल्यू आएगी किसकी, जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू कितना आ जाती है, 3/2 तो आ सकती है, या फिर एफ की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये बताना है। तो पहले तो क्या कर लेते हैं हम लोग, रेडिकल एक्सिस निकाल लेते हैं। ठीक है ना, रेडिकल एक्सिस आ रही है, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सबट्रैक्ट करने से पहले देख लो कि यहाँ पे कितना है, 2x² है, 2y² है, यहाँ पे सिर्फ x² y² है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोला था कि एक तो तुम क्या कर लो कि इन दोनों का डिफरेंस लेते वक्त इसको एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर इससे 2 से डिवाइड कर लो, जो भी बेस्ट आपको लग रहा है वो कर लो। तो 2 से मल्टीप्लाई करना ईजी रहेगा क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर नहीं आते उससे। ये 2x² होगा, 2y² होगा, प्लस हो जाएगा 4 इंटू जी इंटू एक्स, प्लस हो जाएगा 4 इंटू एफ इंटू वाई, प्लस होगा 2c और इक्वल 0। ये है पहला इक्वेशन जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। दूसरा जो इक्वेशन कितना है, 2x² 2y² प्लस होगा 3x प्लस होगा 8y, ओके, और प्लस हो जाएगा 2c और इक्वल 0। डिफरेंस ले लिया तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल हो गया। तो 4g माइनस हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा x, और प्लस कितना आएगा 4f माइनस होगा 8 इंटू हो जाएगा y और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो रेडिकल एक्सिस है वो इस सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, मतलब कैसा है, भी ये सर्कल हो गया और एक रेडिकल, इसका जो रेडिकल एक्सिस है दो सर्कल का, वो क्या कर रहा है कि तीसरे सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन आपको गिवन है, 4g माइनस 3 इंटू होगा x प्लस हो जाएगा 4f माइनस 8 इंटू होगा y और इक्वल्स टू 0। तो होगा क्या कि ये जो सेंटर है इसका कितना है, इस सर्कल का जिसको टच कर रहा है कितना है, -1, -1। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का, क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा। तो ये r इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, देखो ये आएगा 1 प्लस आएगा 1 माइनस 1, मतलब कितना आ गया 1। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तुम्हारा कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो रख देते इसके अंदर, तो होगा 4g माइनस 3 और x के लिए कितना आ जाएगी -1 प्लस 4f माइनस होगा 8 और y के लिए कितना है -1 और डिवाइड बाय कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ होगा ये का स्क्वायर, ये कितना है 4g माइनस 3, इसका होगा स्क्वायर, और y कितना, b कितना है 4f माइनस होगा 8 और इसका भी स्क्वायर होगा, और इसका जो आंसर आ जाना चाहिए कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। ठीक है,
ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये अब ये इधर जाएगा और स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लो, कितना आ रहा है ये -4g+3, है ना। तो ये कितना हो गया, -4g+3 होगा। और ये -4f, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये -4g -4f, इधर से आएगा +3, इधर से आया +8, तो होगा ये 11। और इक्वल कितना आ जाएगा, रूट के अंदर क्या क्या बनेगा, देखो ये होगा 16g² माइनस कितना आएगा 24 इंटू होगा जी प्लस हो जाएगा 9, ठीक है। ये जी और 9 में फ़र्क समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा हमारा जी है और ये 9 है, ठीक। इसके बाद 4 इंटू f² माइनस हो जाएगा 64f होगा शायद, 64f होगा प्लस होगा 64। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं। तो इसका स्क्वायर कर लिया और इसका भी स्क्वायर कर लिया, देखो कितना आ रहा है ये आ जाएगा 16g², ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर b² c², ठीक है। फिर 2 टाइम्स ऑफ ए बी, कितना आएगा देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 32 इंटू होगा जी इंटू एफ। फिर 2 टाइम्स ऑफ ए सी मतलब होगा कितना, ये होगा 88 इंटू होगा जी। फिर 2 टाइम्स ऑफ एफ बी एन सी, तो कितना होगा ये भी शायद 88 होगा, 88 होगा एफ। इक्वल्स टू जब इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 16g² होगा, ठीक। माइनस होगा 24 इंटू जी, 4 इंटू f², 64 इंटू एफ होगा और 9 + 64, तो इसको ऐसे रख दो 9 + 64, बाकी 9 + 64 बाकी देखा जाएगा, ठीक है। अब 16² ये कैंसिल हो गया, ये भी 16 आना चाहिए ना, यहाँ पे भी ये 16² आना चाहिए था, तो ये 16 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 32gf और यहाँ पे कितना है 60 ना, बस कुछ नहीं है, तो 32gf तो जैसे वैसे लिख दो 32g इंटू एफ क्या होगा माइनस, इधर से 88g है और इधर से -24g है, कितना आ गया देख लो ये। तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये 4 होगा, तो 64 होगा शायद। फिर ये यहाँ पे 88 है 64, तो ये होगा -24g। और कितना होगा ये 121 में से अगर मान लेते कि 64 जाते हैं या फिर 9 जाते हैं, पहले 9 जाने से कितना बचेगा 112, 112 माइनस 6 कितना होगा 64, तो कितना आ जाएगा ये आएगा ये 8 और इस साइड से आ जाएगा 48 होगा, तो प्लस होगा 48 और इक्वल 0। तो बस सॉल्व कर लो अभी इसको जो भी बनेगा। तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, ठीक है। तो होगा कितना, ये होगा 4 टाइम्स होगा जी एफ और यहाँ पे आएगा 8 टाइम्स ऑफ जी होगा, यहाँ पे कितना आएगा ये 3 टाइम्स ऑफ होगा जी दोनों जब आ गया क्या, ये होना चाहिए एफ तुम्हारा, नहीं ये एफ है, तो एफ हो गया प्लस हो जाएगा 6। तो इन दोनों के अंदर 4g अगर कॉमन लेते हैं हम लोग तो ये एफ माइनस हो जाएगा कितना 2, इसमें से अगर 3 कॉमन लेते हैं तो एफ माइनस हो जाएगा 2 और इक्वल 0। क्या दिख रहा है आपको कि एफ -2 कॉमन आ गया फिर से, तो 4g - 3 इसका आंसर आ जाएगा 0। तो एक तो एफ की वैल्यू 2 आ जाएगी या फिर जी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 3/4, और यही तुमको बताना था, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बात आपको, क्या बोला गया था कि रेडिकल एक्सिस जो है इन दोनों का ये इसको टच कर रहा है, तो रेडिकल एक्सिस निकाल दिया पहले हमने S1 - S2 करके, लेकिन ध्यान ये रखा कि इसमें से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x² और y² का कोएफिशिएंट 2 था, यहाँ पे 1 था। डायरेक्ट अगर करते तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, और जो कि रेडिकल एक्सिस जो होते हैं स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो इसलिए तुमने क्या किया कि इसका x² y² कैंसिल करने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया तो इधर तो 0 था, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से तुमको एक इक्वेशन मिला ये, अब ये जो है तीसरे सर्कल के लिए ये वाला सर्कल है उसके लिए टेंजेंट है, तो टेंजेंट की कंडीशन लगा लेते हैं वहाँ पे। इसका सेंटर है -1, -1, वहाँ से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस आना चाहिए वो रेडियस के बराबर आना चाहिए, जो कि कितना है 1 के बराबर है। फिर ये कंपेयर कर लिया तो ये इक्वेशन जो भी है सिंप्लीफिकेशन कर लिया, तो ये की वैल्यू 2 आ गई या फिर जी की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, ठीक है। ओके, ये किसी के डाउट दिमाग में ये आ सकता है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो इधर से ही आ रहे हैं, 4g - 3 = 0 और 4f - 8 को 0 कर दो तो यहाँ से आ रहे, बराबर ना। एफ की वैल्यू 2 आ रही है, इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो, तो ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है इसका तो कोई अभी प्रॉपर रीज़न नहीं है, बराबर क्या, लेकिन ऐसा तो डायरेक्ट 0 नहीं कर सकते इसको, ठीक है। हाँ, अगर कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि मतलब इसको 0 कर देना है, इसको 0 कर देना है। ओके, तो ये है तरीका सॉल्व करने का।
आगे बढ़ते हैं। Equation of the three circles are given. Determine the coordinate of point P such that tangents from it to the circles are equal in length. मतलब क्या है कि जो टेंजेंट्स का लेंथ आएगा वो इक्वल आना चाहिए, सीधी सी बात है, मतलब रेडिकल सेंटर की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इन दो सर्कल को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। और इस सर्कल को सॉल्व कर, इसके किसको सॉल्व करेंगे, इस साथ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रिमूव कर देना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना 1 रख देंगे, तो 1 माइनस होगा 8x प्लस होगा 15 और इक्वल 0, तो ये 8x की वैल्यू कितना आ जाएगी 16, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, सही है। और फिर बाद में इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना रख देंगे 1, तो ये 1 प्लस होगा 10y प्लस हो जाएगा 24 और इक्वल 0, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखा जाए तो कितना होगा ये 25, तो होगा -25/10, मतलब y की वैल्यू कितना आ जाएगी -5/2, तो 2 कॉमा -5/2 ये तुम्हारा रेडिकल सेंटर है, मतलब जहाँ से तीनों सर्कल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा इक्वल आएगी, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली, बस वही वही है जो अभी हमने किया। अगर समझो इसको इस वाली केस में बोलता कि ऑर्थोगोनल सर्कल निकालना तुमको इस तीनों को, तो तुम पहले तो रेडिकल सेंटर निकाल लेते, फिर रेडिकल सेंटर जैसे निकल गया लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते किसी भी एक सर्कल का फ्रॉम 2 -5/2, उस लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मान लेते और ये पॉइंट को सेंटर मान के सर्कल बना लेते हैं, सही है। तो इसका मतलब ये भी वही, इसमें भी वही होगा, तो चलो बना लेते फटाफट। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस होगा 3x माइनस होगा 6y प्लस 14 और इक्वल 0। दूसरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस होगा 4y और होगा +8 और इक्वल 0, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया, माइनस माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, -2x माइनस होगा 2y और इधर से कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 6 और इक्वल 0, मतलब एक जो इक्वेशन है तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल्स टू है -3, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, किसको करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये जो पहला जो इक्वेशन है जैसे वैसे रख देता हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन कैसा कैसा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है तुम्हारे कितने सेम ही है, इसलिए तुमको यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये माइनस 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 प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, फिर ये होगा 5x, यहाँ पे आएगा, ये क्या कैंसिल हो जा रहा है क्या, 6y कैंसिल होगा, सही है। फिर इधर से कितना आ जाएगा 14 - 9 कितना आ जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 5, मतलब तुमको x की वैल्यू सीधा सीधा मिल गई -1, ओके, एक्स वैल्यू -1 मिल गई। जब एक्स वैल्यू -1 मिल गई है तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी -2 हो जाएगी, फिर मतलब तुमको सेंटर जो मिल गया -1, -2, ये क्या है, तुम्हारा रेडिकल सेंटर है, और रेडिकल सेंटर ही क्या होगा, हमारा जो ऑर्थोगोनल सर्कल होता है उसका सेंटर हो जाता है, तो मतलब तुमको सेंटर तो मिल गया। अब तुमको ढूंढना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो तुम्हारा रेडियस होना चाहिए, तो रेडियस ढूंढना है, रेडियस कैसे ढूंढेंगे, इस पॉइंट से किसी भी एक सर्कल का लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढ लो, कितना आ रहा है ये, इसका आएगा 1, इसका आएगा 4, इसका आएगा +1 और इसका आएगा +8 और होगा +8, देख लो कितना आ रहा है ये होगा 6, 16, 16 + 6 कितना आ जाएगा 22 आएगा शायद, देख लो कैलकुलेशन बराबर है क्या मेरा सब कुछ, 1 रख दिया, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 8 + 8, 16 17 18 19 20 21 22, सही है, इतना आएगा। तो बस सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर तुम्हारे इस हिसाब से, x + 1 इसका स्क्वायर y + 2 इसका स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है √22 का स्क्वायर है, मतलब ये कितना बन गया 22 बन गया, तो ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, x + 1 का होल स्क्वायर y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 22, और ये सर्कल, ये तीनों सर्कल को ऑर्थोगोनल है, ओके, क्लियर है क्या ये चीज़, आगे बढ़ते हैं। Tangents are drawn to the circle at the point where it meet the circle, then find the point of intersection of these tangents, ओके, क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है और दूसरा एक सर्कल है ये वाला, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये दोनों कहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा और ये दूसरा यहाँ पे बी पे, ठीक है। तो तुमको करना क्या है,
ये जो दो सर्कल्स है एक दूसरे को जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे टेंजेंट्स बनाना है। किसको बनाना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 12 को बनाना है। देखो, इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, इस सर्कल को बनाना है। कहाँ पे बनाना है? ये सर्कल इसको जहाँ पे कट करेगा वो। अगर मान लेता हूँ ये तुम्हारा S1 है, ये तुम्हारा S2 है, तो ये तुम्हारा पहला S1 सर्कल है, ये तुम्हारा दूसरा S2 सर्कल है। ठीक है, तो तुमको अगर क्या करना है कि इस पे जो टेंजेंट बनाना है, किसको बनाना है? S1 के लिए बनाना है। तो ये होगा तुम्हारा पहला टेंजेंट और ये हुआ तुम्हारा दूसरा टेंजेंट। तो ये दो टेंजेंट जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके ही पॉइंट निकालना है। इसको अगर तुम अगर आर बोल रहे हो तो आर के कोऑर्डिनेट निकाल देना है। कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है। तो इसके लिए क्या करो कि ये जो पॉइंट, ये जो आर है ना, उल्टा सोचो ना तुम पहले। अगर ये सर्कल है तुम्हारे पास, यहाँ पे आर दिया गया है और ये इसका कैसे टेंजेंट्स है इस सर्कल के लिए। तो इस लाइन का अगर किसी तरीके से अगर इक्वेशन लेके आते हैं हम लोग, इस लाइन का मतलब जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका, अगर उसका इक्वेशन अगर मुझे मिल जाता है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? इसका इक्वेशन मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई ऐसा कुछ दिया गया है या फिर हम लोग बना लिया। फिर बाद में अगर ये पॉइंट निकाल देना है तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका ये है कि इसको x1 y1 बोल दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। उसका इक्वेशन कितना आना चाहिए? टी को 0 आना चाहिए। तो ये इक्वेशन कैसे आएगा? x इंटू एक्स वन वाई इंटू वाई वन और इक्वल्स टू जो भी इसका रेडियस है उसका स्क्वायर। सही है। तो ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन का है, ये जो उसने दे दिया वो भी इस लाइन का इक्वेशन है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आराम से निकल जाएंगे। मतलब ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आराम से मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ से तुमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात क्या है कि तुमको बस इस लाइन का इक्वेशन लेके आना है, ये भी लाइन का इक्वेशन लेके आना है। और ये भी लाइन जो है क्या है? तुम्हारा रेडिकल एक्सिस है क्या? ये भी जो लाइन है क्या है? तुम्हारा इस सर्कल का रेडिकल एक्सिस है। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकलेगा? S1 माइनस S2 इक्वल 0। सही है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो एक्स और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बस 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगा कितना आएगा? 12 माइनस हो जाएगा 5x प्लस होगा 3y माइनस 2 और इक्वल 0। इसका मतलब कितना हो गया कि 5x प्लस है 3y, 3y प्लस में नहीं माइनस में जाएगा क्योंकि आगे भेज रहा हूँ मैं। और ये कितना होगा? ये होगा -10 और इक्वल 0। ये तुम्हारा क्या बन गया? ये बन गया ये भी इस लाइन का इक्वेशन। बराबर है क्या? तो अगर ये भी का अगर इक्वेशन मिल चुका है तुम्हारे पास, अब क्या सिचुएशन बन गई है? अब इस सर्कल को तुम भूल जाओ, ये इसका तो कुछ काम है नहीं। तुमको करना क्या है? इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको तुमने बोल दिया x1 y1। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्या है? इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसका इक्वेशन ये है 5x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल 0। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो क्या बोलते हैं उसको, उसका अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो कैसे निकालेंगे? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पहले मैं बना लेता हूँ। तो ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारा। ठीक है, तो और इसका इक्वेशन कितना होगा? S1 माइनस S2 इक्वल 0। ये जो कि हमने ऐसे निकाल दिया। अब हमको इसका इक्वेशन चाहिए x1 और x1 y1 के टर्म में। तो ये इसका अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो इसका इक्वेशन आ जाता है t इक्वल 0। बराबर क्या? सर्कल का इक्वेशन भी तुमको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 12। तो क्या करेंगे? इसके अंदर रख देंगे। तो ये x इंटू होगा x1 प्लस वाई इंटू होगा y1 और इक्वल्स हो जाएगा कितना? 12। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसका इक्वेशन बन गया? इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि ये लाइन है। और इसका इक्वेशन ऑलरेडी हमने निकाल लिया था 5x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल 0। तो जो इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 2 है, क्या ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करे क्या? बिल्कुल। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं। मतलब इसमें जो x1 है, x का कोएफिशिएंट है, इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है? वो तो 5 के बराबर है। इक्वल्स टू इसमें जो y का जो कोएफिशिएंट है y1 है, इसमें कौन सा है? इसमें -3 है। इसमें जो कांस्टेंट है वो कितना है? 12 है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये इक्वल्स टू के सामने साइड, सामने वाली पार्ट है, इक्वल्स टू के आगे है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तुमको क्या करना पड़ेगा कि इसको इक्वल्स टू के सामने लेके जाना पड़ेगा। सही है। तो ये सामने अगर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा? 10। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/10 इंटू 5। तो ये होगा 12/10 इंटू होगा 5। सही है। ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ये होगा 12 इंटू -3 डिवाइड बाय होगा 10। तो ये कितना हो रहा है देख लो, ये होगा 2 और ये होगा 6। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया 6, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है देख लो, ये होगा 6 और ये होगा 5। तो -18 डिवाइड बाय होगा 5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना सब कुछ सही है क्या, मेथड आपको समझ में आ रही है बराबर। क्या करोगे? अगर तुमको दो सर्कल दे दिया इंटरसेक्टिंग वाले तो तुम पहले निकालोगे उसका कॉमन क्वाड। कॉमन क्वाड जैसे निकलेगा तो उससे एंड पॉइंट से टेंजेंट बनेंगे आर के। आर के अगर कोऑर्डिनेट निकाल देना तो तुम क्या करोगे? आर के रेस्पेक्ट में इसका इक्वेशन बना लोगे। और ये क्या है? इसका
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इक्वेशन क्या होगा, टी इक्वल्स 0। तो ये जो इक्वेशन आया और ये जो इक्वेशन तुमने पहले S1 माइनस S2 मतलब कॉमन क्वाड का जो इक्वेशन बनाया था वो अभी सेम लाइन का इक्वेशन होना चाहिए। तो कंपेयर करके x1 y1 की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, फाइंड द एंगल विच द कॉमन क्वाड सबटेंड एट द ओरिजिन। जो कॉमन क्वाड है ओरिजिन पे कितना एंगल बनाएगी वो बताना है हमको। ठीक है, तो कॉमन क्वाड का तो इक्वेशन आराम से निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए 16 यहाँ पे रख देंगे तो 16 माइनस हो जाएगा 4x माइनस होगा 4y और इक्वल्स टू होगा 0। कितना आ रहा है देख लो, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू जाएगा 4। ये तुम्हारा इक्वेशन है कॉमन क्वाड का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कॉमन क्वाड जो है x प्लस 4 इक्वल्स टू 6 है इन दो सर्कल्स का। ठीक, ये मान लेते कि सर्कल ऐसे कुछ होंगे। तो पहला तो सर्कल ये है और दूसरा जो सर्कल है इसको कट कर रहा है, समझ मान लेते कि यहाँ पे। तो ये जो दो सर्कल्स है इसका जो कॉमन क्वाड है ये ए से और बी से पास करने वाला, ये अगर ओरिजिन को ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग इसको ओरिजिन से ज्वाइंट कर लेते हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना होना चाहिए, थीटा अगर मान लेते हैं। ठीक है, इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल तुमको निकालना है। तो तुम कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, तुमको ये ए एन बी के और कोऑर्डिनेट निकल जाते तो काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक तो तरीका वो है कि एक्स ए एन बी के कोऑर्डिनेट निकाल दो। एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ये 16 है, ये सर्कल का नीचे वाले सर्कल का इक्वेशन है, ये ऊपर वाले सर्कल का इक्वेशन ये है 2,2 इसका सेंटर वगैरह है, इसका सेंटर 0,0 था। तो एक तो तुम्हारे पास तरीका ये है कि ये एंगल निकालने के लिए तुम सीधे सीधे क्या कर लो, तुम सीधे सीधे इस लाइन को निकाल दो, ये बी लाइन को निकाल दो। तो ये बी लाइन निकाल दिया, ये बी लाइन जैसे निकल गया तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस ये बी लाइन को और इस सर्कल को या फिर इस सर्कल को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। जैसे ए एंड बी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे तो तुमको ओ ए का स्लोप मिल जाएगा, ओ बी का स्लोप मिल जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दो तो हो गया काम। सही है क्या, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि तुमको अगर ए बी का इक्वेशन मिल चुका है तो अब तुम इस ऊपर वाले कर्व को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये वाले कर्व के लिए। तो ये जो है चीज़ आप देखो, ये होमोजिनेशन वाला पार्ट चल रहा है। मतलब ये कोई तुम्हारा कर्व था, ये कोई तुम्हारी स्ट्रेट लाइन थी, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से तुमको क्या करना है कि ओरिजिन पे अगर लाइन ज्वाइन कर देना है। तो ये लाइन ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों का अगर कंबाइन इक्वेशन चाहिए तो कैसे आ रहा था, तो इस कर्व के इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बना रहे थे, क्योंकि ये जो ओरिजिन से अगर पास कर रहे लाइन तो इसका इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन होमोजेनियस आना चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग क्या किया था कि कर्व के अंदर जो सिंगल डिग्री है उसको मल्टीपल में 1 1 लिखा, मल्टीपल में 1 1 लिखा, फिर एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, वाई के साथ 1 मल्टीप्लाई कर लिया और कांस्टेंट के साथ 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऐसा करने से तुमको क्या हो जाएगा कि, और जो कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से लेके आ गए, इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। जैसे कि इस वाले केस में कितना हो गई 1 की वैल्यू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 4 और इक्वल्स टू 1, ये हो गई तुम्हारी 1 की वैल्यू। तो ये क्या कर दिया तुमने, इसमें रख दिया। तो देखो क्या होगा फिर इक्वेशन इसमें, तो इसमें तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 16, तो वहाँ पे लिख देंगे 1 स्क्वायर, मतलब क्योंकि एक्स की टर्म तो है नहीं, वाई की टर्म तो है नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तुम्हारा जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 16 और 1 स्क्वायर मतलब कितना होगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 4 और इसका होगा स्क्वायर। सही है, तो सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ये 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 16 कैंसिल, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा वाई स्क्वायर, 2 इंटू होगा एक्स वाई, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो 2 इंटू एक्स वाई इक्वल्स 0, मतलब कितना होगा एक्स वाई की वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मतलब दो लाइन्स आ गए यहाँ से, कौन सी एक्स की वैल्यू 0 1 और वाई की वैल्यू 0 1, मतलब एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। तो एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, बस हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि तुम इसको और इस सर्कल को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 को सॉल्व करने से तुमको इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, कोऑर्डिनेट निकल गए तो भी तुमको एंगल निकल जाएगा। चलो वो भी मेथड बोलता हूँ मैं। सर्कल का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4, ये तुम्हारा इक्वेशन है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल गई, कितना आ गई 4 माइनस वाई, स्ट्रेट लाइन से कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना थी 4 थी, और सर्कल का एक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 4 माइनस वाई इसका स्क्वायर और इधर से आएगा वाई स्क्वायर और इक्वल टू 16, तो ये होगा 16 माइनस होगा 8y प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी आएगा वाई स्क्वायर इक्वल 16, तो 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा और 2y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8y और इक्वल 0, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी
एक बार 0 आएगी, एक बार 4 आ जाएगी। सही है। तो जब x की वैल्यू जब 0, y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू कितना आना चाहिए, वो तो हो जाएगी 4 के बराबर। और जब y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 0। मतलब 2 पॉइंट तुमको मिल गए, 0,4 एक मिल गया और 4,0 एक मिल गया। मतलब ये जो पॉइंट हो तो x एक्सिस के ऊपर है और ये पॉइंट जो है वो है y एक्सिस के ऊपर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सीधा सीधा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड बहुत आसान है। ठीक है, पहले तो कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस होगा 6y और इक्वल 0। डिफरेंस मतलब ये कैंसिल होगा और -4x माइनस 2x तो होगा -6x और -2y माइनस 6y तो होगा 8y -6 इक्वल्स 0। तो कितना आ गया, 3x प्लस होगा 4y प्लस 3 और इक्वल 0। ये होगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि कॉमन क्वाड है। ठीक है, तो उसका लेंथ निकालना है। तो इसका मतलब अभी तक सीन कैसा था कि एक सर्कल था ऐसा और एक दूसरा सर्कल था ऐसा। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाली लाइन, इसको कॉमन क्वाड बोलते हैं। अगर तुमको अगर इसका लेंथ निकालना है तो किसी भी एक सर्कल को कंसिडर कर लो जो इजी है। फिर वहाँ से इसका अगर इक्वेशन मान लो तो यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मिल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मतलब क्या होगा, तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। तो ये आर तुमको मालूम चल जाएगा, ये लेंथ मालूम चल जाएगा क्योंकि इसका इक्वेशन मालूम है। मतलब तुमको एक सर्कल का कुछ काम नहीं है। ये जैसे ही तुम्हारा एक कॉमन क्वाड का इक्वेशन बन जाता है तो एक सर्कल को तुम सीधा सीधा इग्नोर मार दो। जैसे इग्नोर मारोगे तो यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि ये लाइन कट कर रही है कहाँ पे, ए एंड बी में। तो ए एंड बी का तुमको लेंथ निकालना है तो तुमने क्या किया कि इसका सेंटर तो तुमको मालूम है, इस ए बी का इक्वेशन भी मालूम है। तो तुम क्या करे कि ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो निकाल दिया। फिर ये तो इसका रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस के स्क्वायर में से ये जो सी एम का स्क्वायर है वो घटा दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, ए एम का इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब क्या लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए देख लो, ये आर स्क्वायर, आर कितना है देखो इसमें, यही लेते हैं नीचे वाला सर्कल, इजी पड़ रहेगा। तो -1 कोमा होगा -3 और रेडियस हो जाएगा कितना इसका, ये होगा 1 प्लस होगा 9 मतलब √10 होगा। तुमको रेडियस निकल चुका है और लेंथ क्या निकल गया, सेंटर निकल गया। तो सी एम पहले निकाल दो। तो सी एम कितना आएगा, तो सी की वैल्यू जो है -1 को -3 इस स्ट्रेट लाइन में रख देंगे तो कितना आएगा देखो, ये -3 माइनस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 3 डिवाइड बाई कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 25 होगा और इसका रूट मतलब 5 होगा। तो 3 और 3 कैंसिल होकर कितना आ गया, 12/5। ठीक है, सी एम इतना मिल गया तुमको। तो तुमको निकालना ए बी ए एम। तो ए एम कैसे निकालोगे, तो ए एम का स्क्वायर जो होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब होगा ए सी का स्क्वायर माइनस होगा सी एम का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना है, ये होगा 144 डिवाइड बाई होगा 25 माइनस क्या होगा सी एम स्क्वायर। सी एम मतलब क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का परपेंडिकुलर जो कितना है, अच्छा ए सी स्क्वायर कितना है, वैसे ए सी स्क्वायर तो रेडियस है ना तो 10 के बराबर आएगा। ठीक है, ये तो ए सी स्क्वायर मतलब कितना आएगा, रेडियस है और रेडियस इसमें कितना है 10 के बराबर है। तो यहाँ पे तो आएगा कितना 10 और इसमें आएगा 144 डिवाइड बाई 25 ऐसे। तो कितना हो रहा है देख लो, ये होगा 250 माइनस 144 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो इसका मतलब कितना आ रहा है देख लो, ये हो जाएगा, ऊपर आएगा 106 नीचे आएगा 25 तो मतलब 106 डिवाइड बाई 25 और ये ए एम स्क्वायर है तो इसका रूट ले लिया। तो जो 25 उसका एक रूट बाहर आ जाएगा मतलब 1/5 बाहर आ गया। तो ये क्या है तुम्हारा ए एम है। इसको डबल कर देंगे तो 2/am होगा और ये किसकी वैल्यू होगी, ए बी की वैल्यू होगी। सही है, ऐसे प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इफ द सर्कल x² + y² + 2gx 2fy + c = 0 बाइसेक्ट द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ओके, ये दो सर्कल्स है, एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल का मतलब सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि ये तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है मान के चलते हैं। अब ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, देखो इसके अगर एकदम से अगर मान लेते कि इसके इन पॉइंट से मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना, चलो ये सर्कल ले लेते हैं। अब देखो ये जो सर्कल बनेगा अब ये इसका बाइसेक्ट कर रहा है, सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, ये नीचे वाले सर्कल को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कट कर रहा नहीं है। तो ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसको बोल देते हैं S2।
जो छोटा वाला सर्कल है S1 के सरकमफेरेंस को ये जो S2 है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कंडीशन होती है, देखो अगर इस ये पॉइंट और बी पॉइंट से हमने क्वाड बना दिया, ये क्वाड बना लेते हैं, ये कॉमन क्वाड है, इसका इक्वेशन तो मिल जाएगा आराम से। कैसे मिलेगा, इन दोनों को डिफरेंस करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ले लो डिफरेंस कितना आएगा, माइनस 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 और ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2gx माइनस 2g डैश एक्स। तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो g माइनस हो जाएगा g डैश इंटू होगा x, तो 2 इंटू होगा f माइनस हो जाएगा f डैश इंटू होगा f नहीं y होगा, तो यहाँ पे आएगा y प्लस हो जाएगा c माइनस सी डैश और इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन है किसका है, ये इक्वेशन है इस ये बी लाइन का, ठीक है। अगर ये जो S2 है S1 के अगर बाइसेक्ट करती है, सरकमफेरेंस को अगर बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये भी जो लाइन होगी वो S1 का डायमीटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अगर इसका मिड पॉइंट है ये सर्कल का सरकमफेरेंस का, तो इसका मतलब इसके इधर आधा सर्कल होगा, इसके इधर आधा सर्कल होगा, मतलब ये लाइन इसके बीचों बीच से पास करेगी, ठीक है। तो जिस वाले सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है सरकमफेरेंस का, उसका जो सेंटर है वो इस कॉमन क्वाड के ऊपर आना चाहिए। इसमें कौन बाइसेक्ट हो रहा है, देखो इफ द सर्कल, ये सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है, ये सर्कल बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट द सरकमफेरेंस, इसके इसके सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे सेंटर के वो आना चाहिए इस लाइन के ऊपर। तो ये कितना है, माइनस जी डैश माइनस एफ डैश है। बात क्लियर है क्या, ये रख दो इसके अंदर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये जी डैश इंटू हो जाएगा कितना जी माइनस जी डैश, प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा एफ डैश इंटू होगा एफ माइनस एफ डैश, प्लस हो जाएगा सी माइनस सी डैश और इक्वल्स हो जाएगा 0। सही है, बस यही होगा कंडीशन तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, क्यों, माइनस जी डैश माइनस एफ डैश नेगेटिव है इसलिए। फिर इन दोनों को उस साइड लेके जाओ, इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा जी डैश इंटू होगा जी माइनस जी डैश और ये नेगेटिव टर्म उधर जाएगी तो 2 टाइम्स एफ डैश एफ माइनस एफ डैश इक्वल्स टू जाएगा सी माइनस सी डैश। बस ये कंडीशन होगी तुम्हारी, यही तुम्हारी कंडीशन है जो कि यहाँ पे वही लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ ए सर्कल विच कट द सर्कल्स ऑर्थोगोनली। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे समझ में आता है क्या, देख लो हमको क्या करना है कि 2 सर्कल तुमको दे दिया है ना, 2 सर्कल दे दिया, पहला एक सर्कल है और एक और सर्कल ले लेता हूँ मैं ये वाला। अब हमको क्या करना है कि ये 2 सर्कल्स को एक ऑर्थोगोनल सर्कल है ना, ऑर्थोगोनल सर्कल है तो बहुत सारे ऑर्थोगोनल सर्कल होंगे, ठीक है। मतलब एक नीचे ऐसा इतना बड़ा हो सकता है या फिर ऊपर बड़ा ऐसा हो सकता है या फिर इसके बीचों बीच से पास कर सकते हैं, तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल सर्कल का जो सेंटर रहेगा उसका हमको लोकस बताना है कितना आएगा, ठीक है। और ऐसे वाले केसेस में लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल विच कट 2 सर्कल ऑर्थोगोनली, वो भी क्या होता है कि ये भी एक रेडिकल एक्सिस ही होता है, मतलब S1 माइनस S2 को 0 कर दो, बात खत्म। क्यों ऐसा करना है, क्यों ऐसा करना है, देखो तुमको याद आ रहा है रेडिकल सेंटर क्या था, रेडिकल सेंटर ऐसा था कि ऐसा पॉइंट जहाँ से तीनों सर्कल का लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल सेंटर जो है ना, चलो इसमें देख ही लेते हैं ना हम लोग, रेडिकल सेंटर कहाँ पे था, ये था रेडिकल एक्सिस, तो ये रेडिकल सेंटर, ये रहा रेडिकल सेंटर, ठीक है। अब इसमें क्या था कि जो सर्कल है, ये जो पॉइंट है तीनों सर्कल से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों के रेडिकल एक्सिस पे ही आएगा ना, ये तो पक्का ही चल रहा है। हाँ अगर सर्कल तुम्हारा अगर यहाँ पे रखा है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस सर्कल को थोड़ा ऊपर ले लोगे तो ये जो पॉइंट है इधर सरक जाएगा, ऊपर थोड़ा सरक जाएगा, इस सर्कल को थोड़ा नीचे रखो तो ये पॉइंट नीचे सरक जाएगा, लेकिन आएगा तो ये एल के ऊपर ही आएगा ना, मतलब इन दोनों के रेडिकल एक्सिस के ऊपर ही आएगा ये पॉइंट हमेशा, ठीक है। समझ मेरी बात आपको, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगा देंगे हम लोग, मतलब ये 2 सर्कल तो दे दिया तुमको, तो हम अगर मान लेते कि अज्यूम कर लेते कि तीसरा सर्कल है, यहाँ पे है नहीं, 2 ही सर्कल के रेस्पेक्ट में हमको ढूंढना है, चलो मान लेते तीसरा सर्कल है, तो अगर इन दोनों इन तीनों का रेडिकल मतलब क्या ऑर्थोगोनल सर्कल अगर ढूंढना था तो तुम क्या कर रहे थे कि इसका रेडिकल एक्सिस, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस और इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ये जहाँ पे भी कट करेगा ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से इस सर्कल और इस सर्कल का ऑर्थोगोनल सर्कल बन सकता है। तो तुमको इस पिक्चर में इसको है ये है ही नहीं ऐसा मान के चलो, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ऑफ टेंजेंट तुम्हारा क्या होगा, रेडियस होगा, और एक सर्कल बना लेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा कि इसको अब ऑर्थोगोनली होगा, ये ऑर्थोगोनली होगा क्योंकि
इस पॉइंट को हमने इस सर्कल के रेस्पेक्ट में हमने बनाया था, इस पॉइंट को हमने इस सर्कल के रेस्पेक्ट में बनाया था, जो कि ऑलरेडी ऑर्थोगोनल हो ही रहा था ये, ठीक है ना। मतलब ऐसा सर्कल अगर बना लेंगे तो ये तीनों का ऑर्थोगोनल था ही वैसे ये। अगर इस सर्कल को थोड़ा सा ऊपर सरकाओगे तो ये तो लाइन यही रहेगी, बस ये लाइन थोड़ा ऊपर सरक जाएगी, ये लाइन थोड़ा ऊपर सरक जाएगी, मतलब पॉइंट थोड़ा ऊपर सरक जाएगा, लेकिन इसी लाइन के ऊपर आएगा ना। इसलिए इसका जो आर्थो सेंटर का लोकस जो आएगा वो रेडिकल एक्सिस के ऊपर आएगा। क्लियर है क्या? तो बस रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन बना लो। तो एस वन माइनस एस टू को जीरो कर देंगे, तो ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कितना आ रहा है देखो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 4x प्लस 5y, 5x तो होगा 9x, माइनस 6y माइनस 4y तो होगा माइनस 10y, और प्लस 9 प्लस 2 तो होगा प्लस 11। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। ओके, समझ में आ रही बात आपको? याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। क्या दिया गया है आपको? सर्कल दे दिया है जिसके रेडियस R1 और R2 है और इंटरसेक्ट करेंगे ऑर्थोगोनली। इसका ये जो सर्कल है इसका अगर रेडियस तुम R1 बोल रहे हो, ये जो सर्कल है उसका रेडियस अगर R2 बोल रहे हो, और ये जो सेंटर्स है उसके बीच का डिस्टेंस अगर D बोल देते हो, तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है D स्क्वेयर कितना आना चाहिए? अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये R1 का स्क्वेयर R2 के स्क्वेयर के बराबर ही आएगा, R1 स्क्वेयर प्लस R2 के स्क्वेयर के बराबर ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम क्या कर रहे हो कि यहाँ से अगर तुम इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो ये वाला, तो ये तुम्हारा R1 है और ये है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे तुम क्या करोगे, इन कट ये लाइन जॉइन कर रहे हो, तो ये रेडियस तुम्हारा R1 है, ये रेडियस तुम्हारा R2 है। तुमको क्या निकालना है? इसका क्वाड का लेंथ निकालना है। ओके, मतलब ए और ये बी का लेंथ निकालना है। तुमको ये बी का लेंथ निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए था? ये जो C1 है और ये अगर यम पॉइंट होता है, C1 से लेकर यम तक का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए था, या फिर C2 से लेकर यम तक का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तब जाके तुमको ये R2 तो मालूम था। और इस जो कॉमन टेंजेंट कॉमन क्वाड है वो तो रेडिकल एक्सिस होती है, और C1 C2 को परपेंडिकुलर तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब पाइथागोरस लगा कि तुम ये यम निकाल लेते, फिर उसका डबल करके बाकी ये भी निकाल लेते, लेकिन तुमको ये C1 यम मालूम नहीं है और C2 यम मालूम नहीं है, और कितना होगा वो भी अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए तुम क्या करो कि इसको तुम एक्स डिस्टेंस मान लो, ये जो ए एम डिस्टेंस है, और ये सी एम डिस्टेंस वहाँ से निकल जाएगा, C1 एम निकल जाएगा। ठीक है, तो C1 एम कैसे निकलेगा देखो, C1 एम इसका जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इसमें R1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब ए एम का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस साइड पे भी देख लो, ये जो C2 एम डिस्टेंस है, C2 एम डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये R2 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा इसके साइड का स्क्वायर, मतलब होगा ये हाइट का स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर, तो ये C2 एम निकल जाएगा। अब C1 एम मिल गया, C2 एम मिल गया, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, C1 एम और C2 इन दोनों का एडिशन करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये D मिल गया तुमको। ठीक है, तो D कितना है तुम्हारे पास, ये है D इक्वल्स टू C1 एम प्लस C2 एम। ठीक है, अब रेस्पेक्टिव वैल्यू जो है वो रख दो। D कितना है, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ये होगा R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू C1 एम कितना आना चाहिए, अंडर रूट ऑफ होगा R1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट ऑफ ये कितना आना चाहिए R2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर कर लिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब कितना आएगा देखो, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये R1 स्क्वायर ये होगा R2 स्क्वायर, इसमें कितना आएगा, इसका स्क्वायर मतलब होना चाहिए R1 का स्क्वायर और एक स्क्वायर, इसमें हो जाएगा R2 का स्क्वायर और एक स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये पूरे का प्रोडक्ट है ना। ये कितना आना चाहिए, R1 इंटू का एक्स स्क्वायर, ये R1 है, ये R1 एक्स स्क्वायर, और होगा ये R2 एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर लो, ये R1 R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर कैंसिल, ये कितना है 2 टाइम्स है, इसको इधर भेज दिया तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स कितना 2 टाइम्स ये अंडर रूट ऑफ है R1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू होगा R2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक ही रूट में लिख दिया, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो होगा क्या, इस साइड से तो हो गया R का पावर 4 और इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो कितना आ रहा है देख लो फिर। अभी ये होगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इसका इसका प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू होगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, फिर कितना आएगा,
एक्स का पावर 4, तो एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, ये R1 है, तो एक्स स्क्वेयर का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा R1 का स्क्वेयर R2 का स्क्वेयर, प्रोडक्ट आएगा पहले तो ऊपर, और नीचे आएगा R1 का स्क्वेयर R2 का स्क्वेयर, नीचे आ जाना चाहिए ये R1 का स्क्वेयर और R2 का स्क्वेयर, ये तुम्हारा R1 है, ठीक है। तो एक्स निकल गया क्या यहाँ से, कितना होगा R1 R2 अंडर रूट ऑफ हो जाएगा R1 का स्क्वेयर R2 का स्क्वेयर। ये तो तुम्हारा ए एम हो गया, तुमको चाहिए ए बी, तो इसका डबल करना पड़ेगा, 2 इंटू होगा R1 R2 अंडर रूट ऑफ होगा R1 का स्क्वेयर और R2 का स्क्वेयर, ये होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ओके। तो ये था रेडिकल एक्सिस, ओके। एक और इसका एक लेक्चर बन सकता है फैमिली ऑफ सर्कल का, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ओके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।